हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलिए आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका, झारखंड बोर्ड का क्लास 12th। अभी आप लोग का एग्जाम होने वाली है फरवरी में। और ये अभी जो हम लोगों ने एक स्टार्टअप किया है, और इस स्टार्टअप में हम लोग का एक विजन है कि जो भी बच्चे क्लास 12th में एक लेकर चलते हैं कि हमको क्रैश कोर्स करना है, उसके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। और जो बच्चे एक साल तक ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी नहीं किए होंगे, वो भी ला सकते हैं, फिजिक्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, लेकिन आप कब ला सकते हो? जब बताए हुए रास्ते पे अगर आप मेहनत करोगे, आप सही डायरेक्शन में चलोगे, तो मुझे एकदम भरोसा है कि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन होगा कि सर, अच्छा ये जो है ना, ये कहां पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आप लोग का फ्री यूट्यूब चैनल पे, और वो यूट्यूब चैनल का नाम है आत्मज्ञान। और आप लोग एक और क्वेश्चन होगा कि सर, अगर आप फ्री में दोगे तो क्या कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करोगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग का सफलता ही मेरी ऊंचाई है। तो मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूं कि ना ही आपका क्वालिटी और ना ही आपका कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज होगी। और आप ध्यान देंगे, ये बात बहुत बेहतर है और सुनने लायक है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम लोगों का फिजिक्स में 70 मार्क्स जो है था ना, उसमें अगर आप चाहते हो कि भाई 60 मार्क्स लाना है, मुझे 60 मार्क्स लाना है, मुझे 65 मार्क्स लाना है, तो ये आप लोग के लिए बेहतर साबित होगा। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जितने भी जो आपका कंटेंट रहेंगे, वो सारे एग्जाम के बेस रहेंगे, झारखंड बोर्ड के बेस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और हम लोग ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, एकदम ईमानदारी से जोश के साथ पढ़ेंगे। और अभी आपके पास है सिर्फ 2 मंथ, और 2 मंथ है, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं 1 मंथ के अंदर ये सारे कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको हमसे बस प्रॉमिस करना है कि आप रेगुलर इस कंटेंट को आप देखोगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला चीज आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब है, आपका यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है, याद रखेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये। डिफाइन कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट्स एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या होता है ना, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, किसी भी मटेरियल का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। लगता है कि भाई साहब, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके वजह से अगर कोई भी पार्टिकल्स यहां पे है, उसी ग्रुप का कोई पार्टिकल्स यहां पे है, तो इसको ऐसा फील होता है कि मुझे कोई खींच रहा है या मुझे कोई धकेल रहा है। इसका मतलब वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि भाई साहब, मेरे पे फोर्स लग रहा है, मेरे पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आता है कि सर, क्या ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल। यानी इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यानी क्या है भाई, कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसका? एक पार्टिकल्स का, एक अंदर का प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग ना कभी खत्म भी नहीं कर सकते हैं। ये पहले से ही एग्जिस्ट करके रखता है भाई। और जो कि है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इट इज इस तरह से। अब बात यहां पे आता है कि सर, चार्ज का जो सिंबल होता है, अगर मैं सिंबल की बात करूंगा, तो या कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूंगा, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है, वो होता है कूलोम्स। याद रखेंगे, क्या होता है? कूलोम्स होता है, कैपिटल सी। इसमें सीजीएस यूनिट जो होता है, याद रखेंगे, सीजीएस यूनिट जो होता है, वो होता है ईएसयू, या इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज।
इसका वैल्यू होता है, एक चीज याद रखेंगे, इसका 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ये आपका एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। और याद रखेंगे कि सीजीएस यूनिट जो चार्ज का होता है, सीजीएस यूनिट जो चार्ज का होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है भाई साहब? फ्रैंकलिन होता है। एकदम याद रखेंगे ये चीज। अगर आपसे पूछेगा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं, तो आपको बताना होगा 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। तो ये आपका एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि भाई साहब चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं करना है, मुझे समझना है। तो देखिए समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जब हम किसी का भी डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन उसी का होता है। किसका डायमेंशन होता है भाई साहब? उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी का डायमेंशन होता है। ठीक है, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फिजिकल जो क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, उसी तरह से Q इक्वल टू IT होता है। अब बताइएगा यहाँ पे I क्या है भाई साहब? करंट। करंट कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम कैसा है? फंडामेंटल है। तो दोनों हो गया यहाँ पे फंडामेंटल, तो इसका I का क्या हो जाएगा, I और T हो गया आंसर। यानी याद रखिएगा कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो A और T होता है, इस तरह से। ठीक है, AT हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो आप याद रखेंगे, इसमें से कहीं से भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसमें से कहीं से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो एकदम आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब आगे की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अब यहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, एक और चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यह बताया गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह का होता है। यानी टाइप ऑफ चार्ज की बात किया गया है भाई साहब, टाइप ऑफ चार्ज की बात किया गया है। तो टाइप ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 तरह के बताया गया है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक होता है निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है भाई? निगेटिव चार्ज होता है। याद रखेंगे क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये बताया गया है। ये इन्होंने ही नेमिंग दिया था। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए जो 2 प्रकार का जो चार्ज होता है उसका नाम किसने दिया था, तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे कि सर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जितने भी मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो एक चीज अब यहां पे आता है, अब एक नोट करके रखना कि बॉडी चार्ज कब होगा, चार्ज कब होगा, ये बॉडी चार्ज कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क्स, ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें पूछेगा। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि बॉडी चार्ज हो रहा है? कैसे भाई साहब, कैसे? तो देखो यहां पे कैसे बताएंगे, सुनेंगे। अगर मान लीजिए कि एक बॉडी ए है, ठीक है ना, एक बॉडी ए है, ठीक है, और ये बॉडी है बाबू न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल बॉडी है ये। अब मैं आप लोग को बता दूं कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनेंगे। इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब वो जो बॉडी वो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता दूं, अगर यहां पे 10 कूलम चार्ज है तो इसमें -10 कूलम चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज और निगेटिव 10 कूलम चार्ज दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो नेट यहां पे आ जाएगा 0।
कितना आ जाएगा, 0 होगा ना। तो समझना है कि जब बॉडी में इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। अब बात है यहाँ पे कि क्या इस बॉडी को, न्यूट्रलिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं? क्या इस बॉडी का न्यूट्रलिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यस या नो? कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन चेंज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, जब किसी भी बॉडी का उसका न्यूट्रलिटी चेंज करना है तो न्यूट्रलिटी चेंज करने के लिए हम लोग यही ना काम कर सकते हैं कि उसमें से या फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकालिए, रिमूव कीजिए, या उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसमें या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या इसमें प्रोटॉन बढ़ जाए, तो सुनो कैसे हम लोग न्यूट्रलिटी चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव कर देता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस बॉडी के पास प्लस में 10 प्रोटॉन तो बच रहा है लेकिन -9 कूलम्ब बच रहा है, ऐसा। तो आप देख रहे हो कि इसमें किसका संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का, यानी बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज, बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई। क्यों हुआ पॉजिटिव चार्ज? क्यों हुआ पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी हम कह सकते हैं बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का इसमें डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई। तो जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यह बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो ये जो बॉडी है भाई साहब, यही बॉडी है, इसके पास 10 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज थे और -11 कूलम्ब निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो एक कितना हो गया, -11 कूलम्ब चार्ज हो गए और +10 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब इसमें आप लोग को बताना है इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, बॉडी कैसा चार्ज हो गया, तो आप बताना इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि निगेटिव चार्ज? अरे बताना इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि निगेटिव चार्ज, बताओ बताओ, पॉजिटिव चार्ज कि निगेटिव चार्ज? इसमें है निगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं भाई साहब कि जिसमें चार्ज, जो चार्ज ज्यादा होगा वो बॉडी वैसा ही चार्ज है। तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा भाई साहब, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये भी लिख सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज का एक्सेस क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का क्या है, डिफिशियंसी है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हैं। इसीलिए बॉडी कैसा चार्ज है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये है, तो याद रखेंगे इसमें से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चे, बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना होगा, बी रेडी, आपको रेडी रहना होगा, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना आप इतिहास रच दोगे, मैं बोल रहा हूं ना कि आप इतिहास रच दोगे, और इतिहास तभी रचोगे जब बताए हुए रास्ते पे चलोगे। जिंदगी उसी का आसान होती है जिनका पथ पहले से पता है कि मुझे जाना कहां है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं भाई साहब। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं,
इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। ठीक है, प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं ना, एक प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1 प्रोटॉन में होते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इस तरह से। अब बात है यहां पे बाबू, अब यहां पे बात है कि क्या एटम के अंदर, क्या एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी तो होता है ना? क्या एक भूत का नाम न्यूट्रॉन भी तो है ना? न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, हैव नो चार्ज। इसके पास, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या? अरे बोलना रे, होता है क्या? तो नहीं होता है। एग्जाम में आएगा तो बोल देना नहीं होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास, मतलब सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है बाबू साहब। मतलब जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो एक चीज याद रखेंगे, एक चीज अब यहां पे दिमाग में लाओ कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक बॉडी है ए, ठीक है ना, इसके पास मान लीजिए कि 10 कूलॉम चार्ज है, 10 -10 एक +10 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं, एडिंग, ऐड कर रहा हूं, ऐड करने के बाद क्या इस बॉडी ए के पास इसके मास में कोई चेंज होगा? इसके मास में कोई चेंज होगा? अरे बोलना होगा कि नहीं होगा? तो बाबू आपको क्या मैं बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है ये 9.1 इंटू 10⁻13 kg होता है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो इसके पास और मास ऐड होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मान ली कि हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे भाई साहब, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को, अब बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन के पास मास इतना है कि नहीं है? यस या नो? है ना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव करने का कोशिश कर रहा हूं तो बताओ ना बाबू, बताओ ना, क्या एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या उसके मास जो होगा, उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा क्या? अरे बोलना होगा कि नहीं होगा? यस या नो? जवाब चाहिए, यस या नो? भाई एक इलेक्ट्रॉन को मूव करो ना, रिमूव करो ना यहां से, तो उसके मास भी एक उतना घट जाएगा। इसका मतलब है कि मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी के बेस पे आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कि अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड निगेटिवली। एक कोई न्यूट्रल बॉडी है भाई, एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए कि ये न्यूट्रल बॉडी था। अब इस न्यूट्रल बॉडी को क्या किया गया है कि ये चार्ज है निगेटिवली। और मैंने क्या बोला था, अगर बॉडी चार्ज निगेटिव है इसका मतलब एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज। मैं बोला था ना कि एक्सेस ऑफ क्या है? निगेटिव चार्ज है। और बॉडी अगर एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि बाहर से लाया गया है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है इसका मतलब उसका मास भी बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि मास इंक्रीज करेगा भाई साहब। देखिए व्हाट हैपन, इट्स मास। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा भाई साहब, एकदम याद रखेंगे, एकदम बच्चों याद रखेंगे। हम मैं बोल दिया हूं ना, मैं बोल दिया हूं ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसी के पाथ पे आप चलो। मैं भरोसा देता हूं कि आप 70 में 65 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस इसको फॉलो करके चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आप लोग खुद बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज पॉजिटिवली है। अरे पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया? रिमूव किया गया। अगर रिमूव किया गया तो उससे मास भी रिमूव हो गया ना। तो अगर मास रिमूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका मास डिक्रीज होगा। अरे बोलना यस या नो? अरे बोल रहे भाई यस या नो? यस, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये आप लोग का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब।
ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर सब्जेक्टिव का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। अब ये बोर्ड कैसे पूछेगा वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये पूछेगा। देखिए, पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये सारा प्रॉपर्टीज आपको लिखना होगा एग्जाम में। चार्ज इज एडिटिव। देखिए, अगर यदि 3 मार्क्स का पूछेगा तो इसका डिफाइन के साथ आपको लिखना है। अगर 1 मार्क्स का पूछेगा तो ये केवल प्रॉपर्टीज लिखना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि चार्ज इज एडिटिव नेचर। चार्ज कैसा नेचर का होता है? एडिटिव नेचर का होता है। यानी द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी अलजेब्रिक एडिशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है भाई, अगर कोई बॉडी है भाई, अगर मान लीजिए बॉडी है भाई, इसके पास आपका 10 कूलम चार्ज है, या फिर मैं ऐसा ले लूं क्या, अगर इसको ऐसा भी मैं ले सकता हूं क्या, अगर मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, प्लस Q4 चार्ज है, माइनस Q5 चार्ज है। ठीक है ना, ये बॉडी ए है। अब इस बॉडी के अंदर हमको ये पता करना है कि भाई साहब इस बॉडी के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है। तो मैं इसका काम क्या करूंगा कि टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। क्या आप ऐसे ऐड करोगे क्या आप ऐसे ऐड करोगे क्या? तो नहीं। कैसे आप ऐड करोगे? तो दिमाग लगाइएगा कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा चार्ज कैसा है। देखिए Q1 कैसा है? पॉजिटिव है भाई साहब, प्लस Q2 कैसा है? पॉजिटिव है भाई साहब, प्लस Q3 कैसा है? माइनस चार्ज है तो माइनस Q3, प्लस Q4 कैसा है? पॉजिटिव है भाई साहब, और ये Q5 कैसा है? निगेटिव है। इस तरह से हम चार्ज को ऐड करते हैं तो आपको टोटल चार्ज उस सिस्टम में निकल के आ जाएगा, यानी ये एडिटिव नेचर का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या कहता है कि इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज यानी सेकंड पॉइंट क्या है? इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज है तो उसके बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन कहने का मतलब है कि अगर यदि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सिमिलर है, इसके बीच रिपल्सन होगा। अगर एक निगेटिव चार्ज है, एक और निगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच रिपल्सन होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर डिसिमिलर चार्ज है, डिसिमिलर चार्ज है, इसमें क्या होता है कि अगर यदि एक डिसिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन होता है, कैसा होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो इसके बीच अट्रैक्शन होता है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होता है, और इसके बीच क्या होता है भाई साहब? रिपल्सन होता है। तो याद रखिएगा, सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है और डिसिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ये बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यह आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, प्रॉपर्टीज में पूछ दिया है नॉर्मल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कह रहा है कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी अंटिल बोथ बॉडी हैव सेम पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब है कि अगर जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक आपका चार्ज ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास 4 आइडेंटिकल बॉडी की हम बात करते हैं, 4 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, अगर यदि बुक में ऐसा आता है क्वेश्चन जब पूछेगा तो वहां पे मेंशन करता है कि 4 आइडेंटिकल बॉडी। अगर आइडेंटिकल बॉडी का मतलब होता है कि सेम साइज होता है, सेम साइज होगा, सेम मटेरियल का होता है, सेम मटेरियल का होता है, ठीक है, सेम साइज होता है, सेम मटेरियल का बॉडी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल बॉडी। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम आइडेंटिकल बॉडी की बात यहां पे करते हैं तो अगर यदि एक बॉडी ए है यहां पे और एक बॉडी यहां पे बी है, ठीक है ना, ऐसा, अगर इसके पास 10 कूलम चार्ज है लेकिन ये बॉडी न्यूट्रल है,
यानी कहने का मतलब है इसके पास ये न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, लेकिन इसके पास 10 कूलम ज्यादा है। तो जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो क्या करेंगे कि इस चार्ज को इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर करेगा, यानी चार्ज इक्वली ट्रांसफर ट्रांसफर। ठीक है, तो दोनों चार्ज को हमको जोड़ना होगा। इक्वली ट्रांसफर का मतलब है कि भाई साहब इसके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा ना, तो 10/2 करेंगे, यानी दोनों में कितना जाएगा 5 कूलम चला जाएगा। तो अब ए भी आपके पास 5 कूलम चार्ज होगा, बी भी आपके पास 5 कूलम चार्ज ही होगा। इस तरह से न्यूट्रल होता है, इस तरह से आपके पास चार्ज ट्रांसफर होता है। अंडरस्टूड। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो एक चीज याद रखेंगे, इस चीज को हमेशा याद रखना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। ये जो होता है ना, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, लेकिन मास इंडिपेंडेंट नहीं होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कहने का मतलब एक एग्जांपल से समझिएगा। अगर यदि कोई चार्ज है भाई साहब, यहां पे चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है ना उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वेरी नहीं करता। अगर मान लीजिए ये चार्ज को 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे अगर ये 2 कूलम चार्ज था, यहाँ पे भी 2 ही कूलम चार्ज रहेगा। फिर इसको 100 मीटर की स्पीड से भी फेंकेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट है। लेकिन मास क्या होता है, अगर मैं किसी भी बॉडी के पास मास है m, अगर मैं इसको किसी स्पीड से मैं फेंक देता हूं तो इसके मास में चेंज आता है, इसके मास में चेंज आता है, चेंज, इसके मास में चेंज, यानी m डैश लिख सकते हैं। अगर शुरू में m था इसका m डैश हो सकता है। ये आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरीके से दिया था, इक्विवेलेंट मास एनर्जी इक्वल टू mc², इस तरह से। अब बात यहां पे आता है कि भाई इसका एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि इसका जो मास चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m डैश इक्वल टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस v²/c², जिसमें से इसको हम लोग बोलते हैं m0 जो है आपका ये रेस्ट मास है, जो इनिशियल मास होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास जो मास बचेगा वो मास है उस बॉडी का। और c आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और v आपका क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी को कितनी स्पीड से फेंका जा रहा है ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि उस बॉडी को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर मैं बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया जाए, v इक्वल टू अगर c के बराबर आ जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो m डैश हो जाएगा वो हो जाएगा m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस v के स्थान पे c²/c², दोनों को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 करेंगे तो m डैश इक्वल टू हो जाएगा m0 बाई रूट अंडर 0। यानी देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगा 0 और ये तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी इसका मास इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जब हम उस बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेंगे तो आपका यहां से भी 1 मार्क्स पूछ सकता है। जो मैं बोल रहा हूं ना भाई, एकदम नोट करके रख लेना, एकदम नोट करके लिखना। जिद आपके पास होना चाहिए कि मेरा टारगेट बोर्ड होना चाहिए, यही जिद आपके पास होना चाहिए, सिर्फ टारगेट बोर्ड, कहीं और दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब 2 मंथ बचा हुआ है, वो सारे लोग आपको भूल जाएंगे जब आपका रिजल्ट खराब होगा, और वो सारे लोग अपने हो जाएंगे जब आप इतिहास रचोगे। जानते हो कैसे, अगर मान लो कि तुम एक अच्छा इंसान बन गए तो लोग जानते हो कैसे बोलेंगे, हाँ वो हमारे रिश्तेदार है, हाँ वो मेरे मामा का लड़का, हाँ वो मेरे चाचा का लड़का है। लेकिन आप वहीं पे जब गलत हो जाते हो ना, तो लोग आपको, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए भी भूल जाते हैं कि वो मेरा कौन है। तो जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना कि समय कितना भी कठिन हो, आपकी रास्ते मजबूत होना चाहिए, आपके रास्ते मजबूत होना चाहिए, आपके विजन मजबूत होना चाहिए कि मुझे करना है तो क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। क्या कह रहा है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब चार्ज के बिना मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज कैन नॉट विदाउट मास। चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है। चलो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल की आप देखो ना, न्यूट्रॉन की ही बात कर लो भाई साहब। न्यूट्रॉन के पास क्या है? नो चार्ज बट मास है भाई, हो गया एक्सप्लेन। लेकिन कोई भी चार्ज की है, अगर कोई चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही, मास पॉसिबल है। कोई भी चार्ज की बात करेंगे तो मास पॉसिबल है, तो ये नोट डाउन करेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके पास पूछता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा आपका एग्जाम में। पूछे एग्जाम में ऐसे आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन करो, तो याद रखेंगे डिफाइन हमको कैसे करना है। डिफाइन हमको कैसे करना है कि द टोटल चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब कोई भी अगर सिस्टम में अगर चार्ज है तो एकदम रिमेन कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि ना ही चार्ज कम होता है ना ही ज्यादा होता है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट है। किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको ये याद रखना होगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही चार्ज को हम लोग खत्म कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिर्फ हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त, समझा हो? तो एक चीज याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम में पूछेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपसे यही पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, ये होगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछेगा तो ध्यान देगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज जो होता है ना किसी भी बॉडी के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल में होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ, यानी चार्ज जो है ना वो क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई है। दोनों टाइप के चार्ज हो सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस, इस तरह से इंटीजर हो सकता है। एन का वैल्यू ऐसे हो सकता है, एन का वैल्यू आपका पॉजिटिव इंटीजर है। एन क्या है भाई साहब, यहाँ पे एन इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी एन का जो वैल्यू प्लस माइनस 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है एंड डेसिमल में आता है, डेसिमल में आता है, तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इज नॉट पॉसिबल, उसमें चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इसमें पॉसिबल ही नहीं, याद रखिएगा, चार्ज इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आएगा, अगर डेसिमल में आएगा तो, ठीक है। जैसे एन का वैल्यू मान लीजिए कि हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं, अब एन का वैल्यू आ गया 2.3, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये बॉडी के अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, उसमें आएगा क्या, बॉडी के अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, यस या नो, तो आपको जवाब देना होगा। अगर डेसिमल में आ गया तो नहीं, फ्रैक्शन में आएगा भी तो नहीं, याद रखना ऐसे। चलिए नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ चार्ज विथ मोशन, बिहेवियर ऑफ चार्ज विथ मोशन, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखेंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज इट बाय 1 कूलम। अगर बॉडी से अगर 1 कूलम चार्ज रिमूव किया जाता है
तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज कितना कूलम, 1 कूलम, तो हमारे पास Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। हमको करना क्या है, N का वैल्यू निकालना। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं दोस्त, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है NE, यानी N का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई E। तो Q के स्थान पे कितना होगा, 1 बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर एक पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो ये ऐसा चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 10 बाई 16 इंटू 10 के पावर 19। ठीक है, ये हो गया N का वैल्यू। अब क्या मैं N इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 बाई 16 इंटू 10 के पावर 18। ठीक है, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बाबू। ठीक है, एक नंबर का पूछेगा तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोग बना लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के होमवर्क में है, ये भी बना लेंगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस करना, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ चार्जिंग। ये भी आपका 2 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछेगा। डायरेक्ट बोल देगा मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, टाइप बताइए। तो मेथड ऑफ चार्जिंग का टाइप होता है, 3 टाइप होता है, बाय फ्रिक्शन रबिंग, बाय फ्रिक्शन को ही हम लोग रबिंग बोल सकते हैं, बाय इंडक्शन बोल सकते हैं, बाय कंडक्शन बोल सकते हैं। याद रखेंगे, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है भाई साहब, दो आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल, याद रखिएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। मतलब दो इंसुलेटिंग मटेरियल को चार्ज अगर करना है तो दोनों को रब करना होगा एक दूसरे से। रब करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे में चार्ज सरफेस पे इकट्ठा हो जाता, उसके बाद एक दूसरे चार्ज हो जाते हैं, फिर उसको हटा देंगे तो बॉडी चार्ज हो जाता है। यानी समझना है बस, उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रबिंग मेथड और फ्रिक्शन मेथड हो गया। बाय इंडक्शन की बात करते हैं तो विदाउट कांटेक्ट की है बात है, विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट किए हुए आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बिना कांटेक्ट किए हुए। अगर कोई एक बॉडी चार्ज है, ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग पोलराइजेशन ये सारा चीज देखेंगे, जिसमें कोई बॉडी चार्ज है, अगला बॉडी न्यूट्रल है, तो इस बॉडी को उसके जैसे नजदीक लाएंगे, ठीक है, तो इसके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा चार्ज के बीच। ठीक है, और चार्ज के बीच जब अट्रैक्शन रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा तो समझना चार्ज पोलराइज हो गया, फिर उसको अर्थिंग लगाया जाएगा। अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज को ग्राउंड के अंदर ले जाया जा सकता है। ठीक है, फ्लो कराया जाता है अर्थिंग के थ्रू। तो इस तरह से बाय कंडक्शन होता है विदाउट कॉन्टेक्ट। बाय कंडक्शन, ये इंडक्शन हो गया। बाय कंडक्शन विथ कॉन्टेक्ट, यानी विथ कॉन्टेक्ट, अगर मान ली कि एक बॉडी आपके पास चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है, आप चाहते हो कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो आपको क्या काम करना होगा, आपको क्या काम करना होगा कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज के कांटेक्ट में लाना होगा। जब लाएंगे उसके बाद आपका आराम से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी चार्ज हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये इधर का एंडिंग कंप्लीट हो जाता है, एक टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाता है, एंडिंग होता है एक टॉपिक। अब हम लोग न्यू टॉपिक में आते हैं जिसमें आपका कुलॉम्स लॉ है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। अब हम बात करते हैं कुलॉम्स लॉ की। देखिए कुलॉम्स लॉ क्या कहता है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिखना है। जब बोलेगा कि स्टेट कुलॉम्स लॉ, याद रखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा बाबू, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोलेगा स्टेट्स कुलॉम्स लॉ, तो आपको लिखना होगा कि स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन
टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। कैसा होना चाहिए? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या है। देखिए, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम तारे को देखते हैं, जैसे हम ग्राउंड पे हैं और तारा को देख रहे हैं, स्टार को, तो आपको कैसा दिखता है? पॉइंट जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? अच्छा, ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमसे और तारे के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है। क्या जो स्टार है, क्या वो पॉइंट जैसा है? क्या नहीं, बहुत बड़ा है। तो वही कह रहा है कि पॉइंट साइज कहने का मतलब है कि दो चार्ज अगर बड़ा बड़ा हैवियर चार्ज है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत दूर होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? तभी जाकर वो पॉइंट जैसा क्या होगा? बिहेव करेगा। ठीक है, अब वही कह रहा है स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि यहां पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और एक यहां पे Q2 चार्ज है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है और ये जो है ना दोनों या छोटा चार्ज हो या बड़ा चार्ज है, यानी कह रहा है कि जो डिस्टेंस है ना, ये ये चार्ज से ग्रेटर है, मतलब इसके साइज से बहुत बड़ा है, तब जाकर ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसके बीच या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये जो फोर्स कहलाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज और ये चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। तो Q1 एंड Q2 होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है, इसका क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ऐसा अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो यहां पे एक कांस्टेंट K आएगा और ये Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता है। ठीक है, अब जिसमें से याद रखेंगे हम यहां पे लिख सकते हैं वेयर, वेयर के आपका क्या है? के आपके पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, और के का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, न्यूटन एरिया। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये के का वैल्यू हो गया, और जिसमें से एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलिए, या फिर फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम, ये होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू वाला होता है एप्सिलॉन नोट का। ठीक है, और ये हो गया के का वैल्यू हो जाता है, ये एप्सिलॉन नोट का होता है, ये फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, इस चीज को हम लोग को याद रखना होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आगे, चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब लेकिन इसका डायमेंशन पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे भाई साहब? डायमेंशन पूछता है, देखिए डायमेंशन जब अगर पूछेगा
डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन पूछेगा तो देखो के का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे सिखा दे रहा हूं। जैसे एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है ना के। अब क्या हो जाएगा, एफ का होता है आपका क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2, फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा। और क्यू का डायमेंशन होता है ए टी, यानी 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू हो गया यहाँ पे के, बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी के पावर -2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू के। टी नीचे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल क्यू टी के पावर, नीचे आया तो ऊपर चल जाएगा -4 हो जाएगा और ए के पावर -2 हो जाएगा। तो ये होता है के का डायमेंशन, याद रखेंगे ये क्या होता है के का डायमेंशन। तो के का डायमेंशन होता है एम एल क्यू टी के पावर -4 ए के पावर -2, ये हो गया के का डायमेंशन। और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन क्या होता है, एम के पावर, इसका उल्टा हो जाएगा, एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 4 और ए के पावर 2, ये हो गया एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपका 1 नंबर का है भाई साहब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशन आपका 1 मार्क्स का पूछेगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे, डायमेंशन आपसे पूछेगा 1 नंबर का, इंपॉर्टेंस है। और अगर नहीं भी याद रहेगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ऐसे निकाल लेंगे और जो बच्चे याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं, वो बच्चे इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, द फोर्स बिटवीन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 या 3 मार्क्स का, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, याद रखेंगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। देखो कह रहा है, अगर मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे Q है, ये भी नहीं बोला एक डिफरेंट चार्ज, मतलब हम लोग को समझ के चलना भाई साहब सेम चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ पे है Q, जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.06 मीटर है, ऐसा दिया हुआ है। और इसमें जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाय 0.1। अब क्या कर रहा है, इन केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे कि ये जो चार्ज है, ये जो Q चार्ज है, ये मूव कर रहा है इधर 0.01 मीटर इधर, और ये जो चार्ज है ये भी मूव कर रहा है 0.01 मीटर इस साइड में, टुवर्ड का मतलब होता है एक साइड, मतलब दोनों एक तरफ मूव कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों मूव करके यहाँ पे आया, अगर ये चार्ज यहाँ हो गया और ये भी चार्ज यहाँ पे हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच का 0.6 था, तो यहाँ पे 0.02 तो चल गया, तो यहाँ कितना बचा भाई, तो 0.04 मीटर बचा, ऐसा। अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलॉम्स फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ का वैल्यू है 5 न्यूटन इंटू के का वैल्यू नहीं दिया हो, मान लो कि के हम लोग लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं के, दोनों चार्ज सेम है यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस 0.6 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 6 इंटू, क्या इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 36 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 36 इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 36 इंटू 10 के पावर -4 बाई के। बताओ इतना तो आएगा ना भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए।
अब क्या है, सेकंड केस क्या कहता है कि भाई साहब अब आपको न्यू फोर्स निकालना कितना होगा। एफ न्यू इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर, आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर के स्थान पे ये वैल्यू लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5 इंटू 36 इंटू 10 के पावर -4 बाई कितना हो जाएगा, बाई के, और आर का वैल्यू कितना है 0.04 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 10 के पावर -2, तो कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा के और के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, के कट जाएगा, और यहाँ पे 10 के पावर 4 और 10 के पावर -4 ये भी कट जाएगा। अब आपके पास बचता है, ध्यान दीजिएगा एफ न्यू जो आता है, एफ न्यू जो आता है वो फोर्स आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 36 0 हो गया, 5 तिहाई 15, 15 3 होता है 18 यानी 180 बाई कितना हो जाएगा भाई 16। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 110.5। ठीक है, 0.5 डिवाइड कर लेना, यहाँ पे ये हो जाएगा 16 25 80। ठीक है ना बच्चे, हो जाएंगे ये, तो ये न्यूटन आ गया इतना, तो ये नया फोर्स इतना निकल के आ गया। कोई दिक्कत है तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस पे ध्यान रखना होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा, 3 मार्क्स का। क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज एक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, यानी कह रहा है कि एक के पास प्लस चार्ज है और एक के पास माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, तो इसके पास जो फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, एफ इक्वल टू क्या लग रहा है के मतलब -k क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ये एफ लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, यानी कह रहा है कि इससे 25% चार्ज जो है ना वो ए से बी को ट्रांसफर कर रहा है, 25% चार्ज। तो आपको पता है इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% इसका कितना हो जाता है आप निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा Q/4, यानी समझो 25% का मतलब हो गया कि Q/4 चार्ज इसको ट्रांसफर कर रहा है -Q चार्ज को। तो सिंपल यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू केस से अगर हम लोग चलेंगे, तो अब ध्यान दीजिएगा ए के पास जो चार्ज होगा और जो बी के पास जो चार्ज होगा, पहले से इसके पास क्यू चार्ज था, तो क्यू चार्ज था तो कितना चार्ज इससे उसमें ट्रांसफर कर रहा है Q/4, तो यहाँ पे Q माइनस Q/4 कर लेंगे भाई साहब, अब इसके पास इतना चार्ज बचेगा, और इसमें क्या होगा कि -Q में प्लस Q/4 आ जाएगा, इस तरह से डिस्टेंस तो आर ही रहेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके बीच अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3Q/4 और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू -3Q/4। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एफ न्यू निकालते हैं, क्योंकि नया फोर्स की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा के Q1 का वैल्यू कितना है 3Q/4, Q2 का वैल्यू कितना है -3Q/4 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -19/6 के क्यू स्क्वायर बाई 4।
अब सॉरी आर स्क्वायर, तो बताइए यही तो वैल्यू है ना माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं कि एफ न्यू जो होगा वो 19/6 इंटू एफ आ जाएगा। ऐसे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/6 आ जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे आता है एक और क्वेश्चन, ये रहेगा मतलब आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन सेट करके मैं दे दे रहा हूं ताकि यार उसमें से कोई और पूछ ले तो आप लोग को दिक्कत ना हो भाई, आप लोग का दिक्कत ना हो, आप लोग का कोई परेशानी ना होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज एफ, कह रहा है अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, जब Q1 Q2 नहीं दिया है तो समझना दोनों सेम है। अगर यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, नहीं भी तो Q1 Q2 भी मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई साहब, आर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो आर है तो फॉर्मूला क्या, फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई आर लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर केस, केस क्या बोला है भाई साहब, केस ये बोल रहा है कि अगर हम चार्ज को, दोनों चार्ज को हाफ कर देते हैं और डिस्टेंस को भी हाफ कर देते हैं, जैसे वो चार्ज क्यू था तो हम इसको लिख देते हैं Q/2 कर देते हैं, और यहां पे भी चार्ज Q/2 हो जाता है और इसके बीच का डिस्टेंस भी इसका हाफ हो जाता है। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें न्यू फोर्स कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, के Q1 Q2, तो के Q/2 इंटू Q/2 बाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। तो ऊपर क्या लिखाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 4, ये आर 4 ऊपर चला जाएगा बाई आर स्क्वायर, तो 4 कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बताइए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही तो एफ के बराबर है ना। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर आप चार्ज को अगर आधा कर रहे हैं, डिस्टेंस को भी आधा कर रहे हैं, तो ये एफ के बराबर ही आएगा फोर्स। तो आपका ये आंसर आ जाएगा एफ। तो एफ न्यू जो होगा ना वो एफ के बराबर आएगा। ठीक है, एफ के बराबर ही आएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इस बार एकदम पूछेगा बाबू, बहुत सब समय से ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत समय से ये नहीं पूछ रहा है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चार्ज एक Q1 लेते हैं यहाँ पे, और एक चार्ज एक Q2 लेते हैं, और एक Q1 से एक पोजीशन वेक्टर R1 है और एक Q2 से पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये डायरेक्शन दिखाऊं, कुलॉम्स वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है उसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, उसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर से इधर देखो Q1 से Q2 के अगर डायरेक्शन ले लेते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है R1 से 2 जा रहा R12, और अगर मैं इधर से इधर गया ना तो इसको मैं लिख देता हूं R21, मतलब 2 से 1 जा रहा है इस तरह से। अच्छा एक चीज, अगर हम आपको वेक्टर एडिशन की थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, अगर दो वेक्टर इस तरह से ऐड हुआ है और ये आर है, रिजल्टेंट है आर, तो ध्यान दीजिएगा जब जहां पे दो हेड मिलता है ये वाला आपका रिजल्टेंट कहलाता है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये बी है तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर। सिंपल बात है, यही होता है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर 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 टू चार्ज Q1 and Q2 and position vector R1 and R2 respectively वी डिनोट, हम लोग क्या डिनोट करते हैं,
वी डिनोट F12, अगर F12 की बात करेंगे तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। अगर मैं F21 की बात करेंगे तो फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा R12, अगर मैं यहां पे R12 लिखा हूं तो R12 ध्यान दीजिएगा, R12 ये देखिए, ये वेक्टर अगर R12 है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऐड किया गया है, तो R12 जो होगा वो किसके बराबर होगा? देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड किया गया है, और ये जो है ना आपका, ये दोनों के लिए रिजल्टेंट, यानी R1 और R12 का ये रिजल्टेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R12 जो होगा वो वेक्टर R1 माइनस R2 होगा। देखो इसको थोड़ा सा समझो, ये कैसे, इसको थोड़ा सा समझिए कैसे। अगर मान लीजिए कि अगर मैं देखो, अगर ये वेक्टर और ये वाला डायरेक्शन देखता हूं तो ये दोनों ऐड जैसा दिख रहा है, यानी इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R12 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हेड और हेड मिला हुआ है, इसका मतलब ये R2 रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर मैं R12 की बात करूंगा, R12 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R2 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग ये इसको लिखेंगे R2 माइनस R1, क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, इस तरह से, ठीक है। उस तरह से हमारे पास ये हो गया R2 माइनस R1, और ये होता है R21 का हम लोग सिमिलरली ऐसे लिखेंगे R1 माइनस R2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये इसका एक यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन होता है। तो अब देखो, मैं इसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉस, अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो फोर्स ऑन 1, देखो यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हमारा फोर्स किधर लगेगा भाई, इधर लगेगा। तो लिख सकते हैं F12, Q1 चार्ज की वजह से इसको रिपल्सन होगा, किधर लगेगा, F21, यानी इस साइड में लगेगा ऐसा, ठीक है। तो ये होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका फोर्स ऑन ड्यू टू 2, यानी फोर्स 1 2, तो इसका डायरेक्शन क्या है, R21 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, R21 का स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे R21 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, R21 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होता है R21 का वेक्टर बाई R21 का मॉड, ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर A बाई मॉड A, इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं ताकि उसको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो मैं F12 को क्या लिख सकता हूं भाई, F12 को लिख सकता हूं Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इनटू, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, R21 वेक्टर बाई R21 मॉड, ये मॉड मॉड है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 बाई R21, ठीक है, R21 का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, और लिखा है R21, ये वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे F21 ऐसा। सिमिलरली, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली F12 जो होगा ना, F12 भी इसी तरह से होगा Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, और यहां पे लिखा है R12 वेक्टर, इस तरह से, इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, R12 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि क्या इसको क्या मैं चेंज कर सकता हूं, देखिए
F12 जो है ना, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, सुनो, R12 जो होगा, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या लिखाएगा, माइनस R21, ऐसा लिख सकता हूं, माइनस R12। ये दोनों बराबर, बस डायरेक्शन है अपोजिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, F12 को मैं यहां लिख सकता हूं, F12 को मैं क्या लिख सकता हूं कि K Q1 Q2 बाई मॉड में कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है मॉड का, वो एकदम नंबर होता है। तो यहां लिख सकता हूं R12 का क्यूब, और यहाँ पे क्या R12 है, R12 को क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस R21, ऐसा, मतलब माइनस R12 लिख सकता हूं, माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा F21 वेक्टर माइनस KQ1 Q2 बाई R का क्यूब लिख दो ना डायरेक्ट भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R21, इस तरह से। तो आप देख रहे हो ना कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना, वो किसके बराबर है, वेक्टर F12 के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर जो F21 है वो नेगेटिव ऑफ F12 है, इस तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कुलॉम्स लॉ जो है ना बाबू, कुलॉम्स लॉ जो है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे, कुलॉम्स लॉ ओबे ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूटन थर्ड लॉ, एक चीज याद रखेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास ये वेक्टर है, यानी कुलॉम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। आप इसको सही तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे ये, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है कुलॉम्स लॉ का, ये भी आपका पूछेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। लिमिटेशन क्या है कुलॉम्स लॉ का, कुलॉम्स लॉ का लिमिटेशन है चार्ज मस्ट बी रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, तभी आप कुलॉम्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा बड़ा जो चार्ज है एकदम नजदीक है, नहीं, दोनों पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करना चाहिए कि भाई साहब पॉइंट चार्ज है, बड़ा बड़ा है लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर है, तभी वो पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। अब थर्ड पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कह रहा है कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमेशा 10⁻⁻15 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो कुलॉम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है। यह है लिमिटेशन कुलॉम्स लॉ का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, परमिटिविटी। हम लोग परमिटिविटी को इस तरह से दिखाते हैं, ये होता है परमिटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determine the electric force between two charge placed in that medium। परमिटिविटी एक क्या है कि जब किसी मीडियम में, ठीक है, परमिटिविटी क्या है याद रखेंगे, ठीक है। परमिटिविटी की अगर हम बात करेंगे, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन होता है, इस तरह से। ये क्या होता है ना कि किसी मीडियम में अगर हम चार्ज को रखे हैं किसी अदर मीडियम में, मान लें कि वो चार्ज को रखे हैं पानी में रख दिए हैं, ठीक है, या केरोसिन ऑयल में रखा हुआ है, कहीं पे भी कोई अदर मीडियम में रखा हुआ है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब उसके बीच ये फोर्स के बारे में पता करता है कि भाई साहब इसमें कितना फोर्स लगेगा, एक प्रॉपर्टी है उस मीडियम का, परमिटिविटी, ठीक है। अब आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम लोग ER से लिखते हैं या फिर हम लोग K से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इस तरह से होता है, ठीक है, ये होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना वो ER इंटू ई नोट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ऐसे भी कि K इंटू ई नोट लिख सकते हैं। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद रखिएगा वाटर का जो परमिटिविटी होता है, वाटर का जो परमिटिविटी होता है EM जो होता है वो होता है 80 टाइम्स, ठीक है। और अगर वैक्यूम की बात किया जाता है, वैक्यूम की,
तो ये होता है 1.00008, ये परमिटिविटी होता है। याद रखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी का नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है, और नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, याद रखेंगे कोई यूनिट नहीं होता है। एक चीज अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक और तरीका से मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके रखिएगा। अगर फोर्स, अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर फोर्स, अगर मैं मीडियम की बात करता हूं, मीडियम का, तो यहां पे आता है 1/4 EM Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं EM को क्या लिख सकता हूं, 1/4 EM को क्या लिख सकता हूं, K इंटू एप्सिलॉन नोट, ऐसा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा F मीडियम आ गया। तो आपको ये पता चल रहा है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, कि जो F मीडियम है, F मीडियम क्या आ जाएगा, 1/K, ये 1/K हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम लिख सकते हैं, वैक्यूम। तो हो जाएगा F मीडियम जो होगा ना, वो हो जाएगा F वैक्यूम बाई K, इस तरह से, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मीडियम में चार्ज है तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये निकल जाएगा। तो K जो होता ना, K जो होगा ना, F वैक्यूम बाई F मीडियम हो जाएगा। यानी ये डिफाइन ये भी किया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं। और आप याद रखिएगा, इसको एकदम याद रखना है कि एफ मीडियम का फॉर्मूला होता है एफ वैक्यूम बाई के, डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए एक और हम इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस इज 10 न्यूटन if they are in a medium of relative permittivity is 5, the force between them will be, एकदम बाबू साहब, आप k का वैल्यू दिया हुआ 5, और जब f वैक्यूम में था तो फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लग रहा था। तो बोल रहा है कि f मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, तो जस्ट पढ़े कि f वैक्यूम का फोर्स बाई k, यानी क्या हो जाएगा भाई, 10/5 यानी 2 न्यूटन आंसर। अरे देखना हो गया कि नहीं हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया, देख हो गया ना। इस तरह से चीज हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। कहना चाह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, इधर की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इस पे जो लग रहा है फोर्स, इधर क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, इस तरह से लग रहा है। इस चार्ज के वजह से इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से जो फोर्स लग रहा है, एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है, हम चाहते हैं कि सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसको जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए भाई, इसको जोड़ने के लिए हम लोग वेक्टर लॉ एडिशन यूज करेंगे। यानी एफ नेट जो होगा वो वेक्टर लॉ एडिशन, यानी वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ऐसा Fn तक जितने भी फोर्स रहेगा। एक चीज और बोलता है कि अगर द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, मान लीजिए कि दो चार्ज के बीच 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अब वहां पे थर्ड चार्ज आ जाता है, तो उस थर्ड चार्ज को आने से उसके फोर्स में कोई कमी नहीं होती है। सुन रहे हो भाई, कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, यानी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको मैं याद दिला दूं, लर्न करके रखना है
कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए प्लस अगर वेक्टर बी जोड़ते हैं तो यहां पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट हो जाएगा। याद रखेंगे, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच थीटा कहलाता है, उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देता हूं। अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये भी एफ लग रहा है, ये भी एफ लग रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट हमेशा याद रखना बीचों बीच होता है। तो जो एफ नेट होगा ना बाबू, एफ नेट, वो क्या कहलाएगा? रूट अंडर 2f हो जाएगा। क्या होगा? रूट अंडर 2f। अगर मान लीजिए कि सेकंड केस क्या है, अगर दो फोर्स के बीच एंगल है अगर 60 डिग्री का, तो रिजल्टेंट हमेशा ये वाला होगा, ये होता है रिजल्टेंट। यानी इसका अगर हम एफ नेट निकालने की कोशिश करते हैं, एफ नेट, तो यहां पे होता है √3f होता है, √3f। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड का, अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में ध्यान दीजिएगा क्या होगा। थर्ड में कंडीशन क्या होता है? अगर 120 डिग्री है दोनों के बीच एंगल, ये एफ है, ये एफ है, ये 120 डिग्री, ऐसा, तो रिजल्टेंट हमेशा इसको बीचों बीच होगा। और इसका जो एफ नेट आता है वो आता है, कितना आ जाएगा एफ नेट? एफ के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बस 3 पॉइंट याद करके रखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटा सा न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। और इस पे जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 पॉइंट चार्ज Q आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। कह रहा है कि भाई साहब एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल है 60 डिग्री, ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ एनी चार्ज ड्यू टू द अदर टू चार्ज। यानी कह रहा है किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए कि हम इसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, दोनों अदर चार्ज की वजह से इस पे फोर्स क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इस चार्ज की वजह से फोर्स रिपल्सन होगा, यानी फोर्स इधर लग रहा है F, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। इसके वजह से भी क्या लगेगा, इधर लगेगा, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल जो होगा ना, ये एंगल 60 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच निकल के आएगा, ये हो जाएगा एफ नेट निकल के आएगा दोनों के बीच। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे मैं अभी जस्ट बताया कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए एफ नेट में क्या बताया था, डायरेक्ट एकदम √3f। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे f का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बीच निकालिए तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी k स्क्वायर बाई साइड का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एफ नेट निकल के आ रहा है यहाँ पे √3 k³ स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया बाबू एफ नेट। ठीक है, ये हो गया एफ नेट। और आज ये जो लेक्चर नंबर है हम 3 पार्ट में इसको बांटे हैं। चैप्टर 1 जो है ना वो 3 पार्ट में बांट कर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर भी ना हो, आप लोग का इजी पड़े देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए अच्छा लगे, तो इस लेक्चर, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट के चल रहे हैं हम लोग। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आज का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा सेकेंड पार्ट आएगा, और ये आप लोग का क्लास एकदम टाइम टू टाइम आराम से रेगुलर चलेगी। और आप लोग ये यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका कंटेंट क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। जो मेरा बैच में क्लास चलती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें केवल डिफर है, डिफर ये है कि आप लोग को सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है,
जो कि जैक बोर्ड के लिए, सिर्फ जैक बोर्ड के लिए। बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप अपना मेहनत जारी रखना। हम आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में लेकर आ चुके हैं, ब्रह्मास्त्र के रूप में लेकर आ चुके हैं। और आप एकदम अगर कंटिन्यूअसली अगर आप मेहनत करते हो तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका कदम सफलता चूमेगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतने ही पे हम लोग समाप्त करते हैं और सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे की कंटिन्यू पढ़ाई के लिए।